तो आप सभी का आपके अपने इस चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि हम लोग को जो लाइव क्लास चल रहा था उसमें इस बात की चर्चा भी हुई थी कि हम लोग जो है क्वेश्चन के साथ साथ जैसे पॉलिटी का जो वीडियो चल ही रहा है, साथ साथ ज्योग्राफी में भी जो है ज्योग्राफी का भी जो वीडियो जो है अब चलेगा। और ज्योग्राफी का जो भी जैसे रिवर पार्ट्स हम पढ़ाए हुए हैं, तो रिवर पार्ट्स में हम पिछला वीडियो में गंगा रिवर सिस्टम्स और सिंधु रिवर सिस्टम यानी सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र पर चर्चा कर चुके हैं। और आज जो हमारा होगा ज्योग्राफी में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र होगा। और आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र मैंने यहाँ पर आज बताएंगे, लेकिन अगर आप गंगा नदी तंत्र या यमुना नदी सिंधु नदी तंत्र नहीं देखे हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के है ना, आप गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र को ज़रूर देखिए। क्योंकि है क्या कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है गंगा नदी तंत्र से ही जुड़ जाता है बाद में जा कर के, जब बांग्लादेश में गंगा नदी पद्मा नाम से जानी जाती है और बांग्लादेश में वही जब ब्रह्मपुत्र यमुना नाम से जानी जाती है और पद्मा और यमुना का संगम होता है और आगे चल कर के पद्मा और यमुना के जो संगम की संयुक्त धाराएं हैं उसको मेघना नाम से जानी जाती है। और अंतिम समय में यह मेघना के नाम सर कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मुहाना बनाती है। तो आप थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी जो है एक नदी नहीं, ब्रह्मपुत्र नद है। अब ब्रह्मपुत्र नद क्यों है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको बता दें जितनी भारत में अधिकतर जो नदियां हैं, अधिकतर नदियों का नाम स्त्रीलिंग से बोध होता है, लेकिन एक ब्रह्मपुत्र ही नदी है जिसका नाम से मेल का जो है कह सकते हैं मैंने जानकारी मिलता है, मेल नदी का जानकारी होता है ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मा का पुत्र। तो ऐसा भी कह सकते हैं किस नदी का नाम से यह पता चलता है कि वह मेल नदी है ना। तो इस प्रकार से ऐसा अभी तक क्वेश्चन मैंने आया नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट रखने की बात है कि कौन सा नदी है जिसको जो है मेल नदी कह सकते हैं कि मेल नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है। तो आइए हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में जानने से पहले ब्रह्मपुत्र हम बताएं कि ब्रह्मपुत्र एक नद है, तो इसको हम लोग चर्चा करेंगे मैप पर, ठीक है। तो मैप भी बनाएंगे और साथ साथ नदी को भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल रूप से साथ साथ चलेगा। तो इसीलिए हमने हमारा जो भी होता है सेक्शन सब क्लास में होता है, तो मैप भी चलेगा और साथ साथ जो है हम लोग नदी को भी देखेंगे। चलिए पहले हम देखते हैं पूर्वोत्तर भारत का मैप बनाते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे आइएगा, देखिए ये हमारा नेपाल है, ठीक है। और ये हमारा सिक्किम, और जस्ट यहाँ सटा हुआ ये हमारा भूटान है। और ये एक थोड़ा सा आपको बता देते हैं, यहाँ जो भूटान के पास एक घाटी बना हुआ है, एक चुंबी घाटी है, ठीक है। तो यहाँ भी एक थोड़ा सा अभी हलचल हुआ था, कह सकते हैं भूटान के जो है संप्रभुता पर चाइना जो है अटैक करना चाहा था और उसके पक्ष में इंडिया बहुत जोरदार तरीके से आवाज़ देकर खड़ा हुआ। और यहाँ पर आपको यहीं पर विवाद हुआ, डोकलाम क्षेत्र है, डोकलाम विवाद जो पिछले वर्षों में 2017 में विवाद उठा था, तो डोकलाम विवाद भी आया था। तो डोकलाम विवाद हुआ था, तो इस पर चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं कि डोकलाम यहीं पर है। अब आगे हम लोग चलते हैं। ये भूटान देख ली, ये नेपाल है, और इसको हम लोग जो है यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम लोग ऐसे देखिए ये हमारा
अरुणाचल है, अरुणाचल, ये हमारा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये हमारा त्रिपुरा। अब थोड़ा सा इस पर हम एक बात बता देते हैं। देखिए, अगर काउंट किया जाए तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और ये बीच का पार्ट्स यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ ये ऐसे ऐसे मेघ की आकृति की तरह, यह है मेघालय, मेघालय, ठीक है, मेघालय, ये मेघ की आकृति की तरह है। और इसके ऊपर जो एरिया है वो हमारा असम का एरिया है, ठीक है, असम। असम का एरिया है। अब आपको यहाँ पर जो है एक, जब आप देखिएगा तो यह 7 जो है हमारा एक, अगर देख लिया जाए तो हाँ, तो ये जो है जस्ट आपको हम बता दें कि पूरी तरह से हमारे पास जो है ये 7 सिस्टर्स का है। और सिक्किम को अगर लेते हैं तो 8 राज्य होता है। सिक्किम को जो है कह सकते हैं 7 सिस्टर्स का ब्रदर कहा जाता है ना। 7 बहनों का भाई किसे कहा जाता है, तो सिक्किम को कहा जाता है। तो खैर वो सब तो अलग चर्चा करेंगे, अभी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। अभी थोड़ा सा हम जानेंगे ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो ये आपका नेपाल है, जस्ट नेपाल का सटा हुआ हमारा उत्तराखंड है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये हमारा एक, ये देखिए इसके नेपाल के ऊपर में तिब्बत चाइना क्षेत्र है, तिब्बत चीन क्षेत्र, तिब्बत चीन क्षेत्र है। और इसी तिब्बत चीन क्षेत्र के पास एक ग्लेशियर है, मानसरोवर ग्लेशियर। तो हम इसको मानसरोवर ग्लेशियर आपको नहीं देते हैं यहाँ पर, यह है मानसरोवर ग्लेशियर। अब देखिए मानसरोवर ग्लेशियर के पास, मानसरोवर ग्लेशियर के पास से 3 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, एक सिंधु, दूसरा सतलज और एक ब्रह्मपुत्र। तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। तो आपको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। देखिए बहुत सारी नदी पढ़ने से पहले फैक्ट जान लीजिए, नदी पर हम लोग तो विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले तो जानिए ये सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। तो पूर्ववर्ती नदी क्यों कहा जाता है, तो देखिए पूर्ववर्ती नदी इसे इसलिए कहा जाता है, जिन नदियों का उद्गम, जिन नदी का उद्गम, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा, जिस नदी का उद्गम इंडो चाइना क्षेत्र कह सकते हैं, यानी तिब्बत क्षेत्र कह सकते हैं, तिब्बत चाइना क्षेत्र में, तिब्बत चाइना क्षेत्र में हुआ हो, जिस नदी का उद्गम तिब्बत चाइना क्षेत्र में है, उन नदियों का जो है पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। अब आपको इसलिए पूर्ववर्ती कहा जाता है क्योंकि तिब्बत का जो क्षेत्र है, तिब्बत का जो क्षेत्र है, पठार है, तो तिब्बत पठार का उद्गम जो होता है, निर्माण जो है हिमालय से पहले है। इस चीज़ को भी आप नोट कीजिएगा कि तिब्बत पठार का निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले है। तो हिमालय के निर्माण से पहले है, इसका मतलब अब जो भी नदियाँ होगी, जो भी ग्लेशियर जो बना हिमालय के निर्माण से पहले है, तो इसीलिए भी यह जो है यहाँ से जो भी नदी निकलती है उसको कहा जाता है पूर्ववर्ती नदी। तो इस चीज़ को अभी आप क्लियर कॉन्सेप्ट रखेंगे कि अब जो है जिन नदियों का उद्गम तिब्बत चाइना क्षेत्र में है, वह नदी
उस नदियों को क्या कहा जाएगा? पूर्ववर्ती नदी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि तिब्बत चाइना क्षेत्र का जो उद्गम मान निर्माण जो हुआ है वह हिमालय के निर्माण से पहले है, और हिमालय के निर्माण से पहले तिब्बत चाइना का क्षेत्र, इसीलिए तिब्बत चाइना क्षेत्र से जो नदी निकलती है, आप कॉन्सेप्ट रख लीजिए कि तिब्बत चाइना क्षेत्र से जो भी नदी निकलती है वह तो हिमालय के पर्वतों को काटेगी, चूँकि वह पहले से बढ़ रही है। हिमालय के निर्माण से पहले से जो है, माने अगर आपको थोड़ा सा देखिए, कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा, पहला बात बन जानिए कि तिब्बत चाइना क्षेत्र है ना, चूँकि तिब्बत चाइना क्षेत्र इसलिए भी हम कह रहे हैं कि तिब्बत पहले स्वायत्त देश था। तिब्बत पहले एक स्वायत्त देश था, है ना, बौद्ध कंट्रीज था, स्वायत्त देश। लेकिन 1955 में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ही उनको जो है चीन के संप्रभुता को मान लिया, और उसके बाद चाइना उसको जो है अपना मानता है ना। फिर भी तिब्बत के जो धर्मगुरु है दलाई लामा, वो आज भी तिब्बत को अपना अलग मानते हैं। इसीलिए तिब्बत के जो माने धर्मगुरु है दलाई लामा, वो अभी भी अरुणाचल में जो है अरुणाचल में यात्रा करते हैं, है ना। यहाँ पर आपको जो है उनके धर्मगुरु का हिमाचल प्रदेश में भी मठ है, तो वो अलग बात है, वो चूँकि सामरिक बात है, उस पर अभी चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि तिब्बत जो है पहले स्वायत्त देश था, और चाइना उस पर क्या कर लिया? संप्रभुता बना लिया। अब इसीलिए उसको तिब्बत चाइना क्षेत्र कहा जाता है। अब आपको तिब्बत चाइना क्षेत्र से जो भी नदी निकलेगी उसको क्या कहेंगे? पूर्ववर्ती नदी। तो पूर्ववर्ती नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो तिब्बत है, तिब्बत पठार है, वहाँ जो है उसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हुआ। तो वहाँ से जो भी नदी निकलेगी, तिब्बत चाइना क्षेत्र से जो भी नदी निकलेगी, वह तो हिमालय को काट करके अपना रास्ता बनाएगी। मेरी बात समझे कि समझे? तिब्बत चाइना क्षेत्र से जो भी नदी निकलेगी वह क्या करेगा? हिमालय की पहाड़ियों को, हिमालय की पर्वतों को काट कर अपना रास्ता बनाएगी। तो इसीलिए उसको कहा जाता है पूर्ववर्ती नदी। अब ब्रह्मपुत्र भी क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। सिंधु भी क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। सतलज भी क्या है? ब्रह्मपुत्र है। घाघरा को भी देखिएगा, भारत में बहने वाली घाघरा नदी, भारत में आने वाली घाघरा नदी भी है, उसका भी उद्गम तिब्बत चाइना क्षेत्र में। तो घाघरा भी क्या हुआ? पूर्ववर्ती नदी हुआ। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप कुछ भी बता सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब चलते हैं हम लोग माने ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब आइए थोड़ा सा हम इसको क्लियर करने के लिए हम बदल दिए थे, अब हम इसको मिटाते हैं और फिर आगे देखते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, ये तो मानसरोवर झील है। अब इस मानसरोवर झील के पास से, है ना, इस मानसरोवर झील के पास से एक जो है आपका ग्लेशियर है, माने तो ग्लेशियर है, उसी के पास एक जो है कह सकते हैं स्थान है चोमाडुंग। उस जगह का भी नाम याद रखिएगा, चोमाडुंग, थोड़ा बड़ा, चोमाडुंग, है ना, चोमाडुंग। उसी स्थान के पास एक झरना से, है ना, जिसको स्थानीय चीनी भाषा में खम्भात कहा जाता है, खम्भन कहा जाता है, खम्भन। तो उसको जो है स्थानीय लोकल भाषा में खम्भन कहा जाता है, खम्भन। उसी यहीं से जो है, लेकिन एडजेक्ट यही पूछता है कोई परीक्षा में कि माने ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो मानसरोवर देगा तो मानसरोवर होगा। अगर मानसरोवर के साथ साथ चोमाडुंग ग्लेशियर देता है तो आप क्या मारिएगा? चोमाडुंग। लेकिन अभी तक ऐसा कभी नहीं पूछा है कि वहाँ स्थानीय क्षेत्र का नाम क्या है, लेकिन हम बता देते हैं खम्भन क्षेत्र है, जिसको स्थानीय भाषा में कहते हैं। और उसी जगह से ये नदी निकलती है। कौन नदी? बड़ा ये जो है ये नदी, इसको देखिए। अब ये नदी अभी ये कहाँ है? अभी ये तिब्बत चाइना क्षेत्र में। कहाँ पर है? तिब्बत चाइना क्षेत्र में। यहाँ पर आपको फिर से नोट कर देते हैं, ऐसे भी आप लोग को नजर आ रहा होगा, तिब्बत चाइना क्षेत्र, तिब्बत चीन क्षेत्र। अब देखिए, अब ये नदी तिब्बत चीन क्षेत्र में बढ़ रही है। अब इसका क्या होता है कि तिब्बत में इसका माने तिब्बत से पहले अगर चीन भाषा में देखें तो चीन के स्थानीय भाषा में इसका नाम जो होता है ना, यालुंग संगपो कहा जाता है। तो चीन के स्थानीय भाषा में, है ना, यहाँ पर आपको नोट करते चलते हैं। पहला, चीन के स्थानीय भाषा में
या लू तशांग चियांग, है ना। ये बहुत थोड़ा सा बड़ा भी है, आपको उतना जानना नहीं है। ऐसे आप सीधे से याद रखिएगा कि चीन के स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो या लू तशांग, इसको ही याद रखिए। क्या? या लू तशांग, चीन के स्थानीय भाषा में या लू तशांग। उसके बाद है ना तिब्बत में एक आपको और भी है चीन में, इसको कहते हैं यारलुंग जांगपो, यारलुंग जैंगबो, यारलुंग जैंगबो। और तिब्बत में इसको बोलते हैं तशांगपो, कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा सांगपो। ठीक है, देखिए दो बात आपको याद रखना है, एक चीन और दूसरा तिब्बत। पहले अभी हम यहीं पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी नदी कहाँ पर है, अभी नदी जो है, अभी नदी हमारा तो हाँ लीजिए, अभी जो हमारा नदी है वह मुख्य रूप से कहाँ है, तिब्बत चीन क्षेत्र में है, और तिब्बत चीन क्षेत्र में है यह जो है नदी है। तो इसको चीन के स्थानीय भाषा में क्या कहा गया, या लू तशांग, इसको जरूर याद रखिएगा, या लू तशांग। अभी तक ये नहीं पूछा है, ये वाला पूछ चुका है, सांगपू पूछ चुका है कि तिब्बत में से क्या कहा जाता है, यालू तशांग। लेकिन चीन के स्थानीय भाषा में कह सकते हैं, चीनी स्थानीय भाषा में से क्या कहा जाता है, यालू तशांग या पीचुआंग। उसके बाद एक नाम और क्या है, यारलुंग जैंगबो। देखिए अगर लेटर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा हो तो हम आपको बोल दे रहे हैं, स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रहा होगा, यारलुंग जैंगबो, ये चीनी भाषा में कहा जाता है। और तिब्बत में क्या कहा जाता है, इसे तशांगपो या शांगपो, है ना। अब यहाँ पर जो है सांगपो कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, तिब्बत के स्थानीय भाषा में इसका मतलब होता है शोधक, शोधक मतलब शुद्ध करने वाला, पवित्र करने वाला, है ना, शोधक, पवित्र करने वाला, पवित्र करने वाला। तो कभी भी ऐसा पूछ सकता है कि सांगपो का अर्थ क्या होता है। सांगपो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन सांगपो का अर्थ भी ध्यान रखना होगा। तो सांगपो को क्या कहा जाता है, तो पवित्र करने वाला। अब यहाँ पर ये नदी, अब ये तिब्बत से बहती चली, इस नदी में तिब्बत क्षेत्र में ही एक नदी इससे आकर मिलती है ना, एक नदी इससे आकर मिलती है, और वह मिलती है इस तरह से एक नदी मिल जाती है, इसको बोलते हैं यारलुंग रांगपो नदी। इसको याद रखिएगा, रांगपो नदी, रांगपो नदी। ये रांगपो भी एक सहायक नदी है। किसकी सहायक हो गई, ऐसे आप अभी इसको ब्रह्मपुत्र नहीं कर रहे हैं, किसकी सहायक हो गई, तो रांगपो सहायक हो गई किसकी, सांगपो की। तो रांगपो नदी सहायक हो गई सांगपो की, और रांगपो नदी कहाँ मिल गई, तिब्बत चाइना क्षेत्र में। अब ये नदी अपने विशाल कह सकते इस जलधारा को लेकर के, और यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारा एक पर्वत है, ठीक है। अब यह पर्वत है, इस पर्वत का नाम है नामचा बड़वा। पर्वत का नाम क्या है, नामचा बड़वा। इस पर्वत की ऊंचाई हिमालय पर्वत की, कह सकते हैं हिमालय की यह सबसे पूर्वी चोटी है। हिमालय पर्वतमाला की पूर्वी चोटी कौन है, तो नामचा बड़वा। और इसका भी ऊंचाई 7,555 मीटर, लगभग 7,500 मीटर से अधिक है ना। तो यह भी कह सकते हैं विश्व के 10 प्रमुख चोटियों में गिना जाता है। विश्व के जो 10 प्रमुख ऊंची चोटियां हैं उसमें इसका स्थान है नामचा बड़वा का, और हिमालय की सबसे पूर्वी छोर पर स्थित चोटी है। तो हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी कौन हो गए, नामचा बड़वा। अब यहाँ से क्या करती है ये नदी, ये देखिए इस तरह से ये नदी, ये जो हमारा सांगपो या रांगपो है, यहाँ पर ऐसे घूम जाती है। अब ऐसे घूमी, इसको मतलब क्या कह सकते हैं आप, यू टर्न ली। अब यहाँ से घूमने के बाद यह नदी यहाँ प्रवेश करती है, भारत में एंट्री लेती है।
देखिए बहुत आराम समझिए, हमने क्लियर किया कि पहले यह नदी चोमाडुयुंग नामक स्थान से ग्लेशियर के पास से यह क्या निकला, नदी निकली। उस नदी को चीन का स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो चीन के स्थानीय भाषा में यालू तशांग पीचुआंग कहा जाता है या यारलुंग जैंगबो कहा जाता है, यारलुंग जैंगबो कहा जाता है, यारलुंग जंगाबो भी कहीं कहीं मिलेगा। तो प्रोनाउंसिस में आपको यदि पकड़ आ जाएगा तो आराम से मिल जाएगा, यारलुंग जैंगबो या जांगपो, इसको चीन में कहा जाता है। और स्थानीय तिब्बत में, तिब्बत की भाषा में कह सकते हैं, तिब्बती भाषा में, तिब्बत में नहीं, तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है, सांगपो या सांगपो कहा जाता है। और सांगपो इसको कब कहा जाता है, जब यह रांगपो नदी से मिलती है। सांगपो इसे कब कहा जाता है, सांगपो तब कही जाती है जब यह नदी किससे मिलती है, रांगपो नदी से मिलती है। और रांगपो नदी कहाँ से मिलती है, तिब्बत में ही मिलती है ना, तिब्बत में मिलती है। और इसका मतलब रांगपो भी सहायक नदी हो गई। अब इसके बाद यह नदी यहाँ पर नामचा बड़वा के पास एक मोड़ बनाती हुई भारत प्रवेश करती है। तो भारत में प्रवेश करने से पहले यह नामचा बड़वा को क्या करेगी, काटेगी। तो भारत में प्रवेश करने पहले से नामचा बड़वा के पास एक काटती है, उसको एक गॉर्ज बनाती है। नदी जब किसी पर्वत को काटती है तो उसे गॉर्ज कहते हैं, कैनियन कहते हैं। तो इसे नामचा बड़वा गॉर्ज कहा जाता है ना। इसको हम लिख भी देते हैं, नामचा बड़वा पर्वत, इसी जगह इसको कह सकते हैं नामचा गॉर्ज, इसको भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर इस नदी जो है, यहाँ पर भारत में प्रवेश की, अरुणाचल प्रदेश के माने नामचा बड़वा से यू टर्न ली और यहाँ प्रवेश की। जिस रास्ता से नदी प्रवेश करती है, आपको पता होगा कि पर्वतों के बीच जो रास्ता होता है उसे दर्रा बोलते हैं। पर्वतों के बीच के मार्ग को क्या कहते हैं, दर्रा बोलते हैं, है ना, पास बोलते हैं। तो यहाँ पर जिस दर्रा से नदी पास क्रॉस करती है उस दर्रा का नाम है यांग्याप दर्रा। इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, है ना, यांग्याप दर्रा। इसको मिटा के यहाँ नोट करते हैं। अरुणाचल तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। यांग्याप दर्रा। अब यहाँ भी एक बात उठा कि भारत में किस दर्रा से, भारत में वह कहाँ प्रवेश करती है, यांग्याप दर्रा में। कहाँ पर, यांग्याप दर्रा में, है ना। और यहाँ से प्रवेश करने के बाद, और यांग्याप दर्रा जो है वह किस कहते हैं, भारत किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। और यांग्याप दर्रा से होकर के ही आप जो है कहते हैं, यांग्याप दर्रा से होकर के ही इधर तिब्बत और अरुणाचल, तिब्बत और बर्मा का जो है, म्यांमार का कह सकते हैं व्यापार होता है। तो वो एक जो है ज्योग्राफी में एक चैप्टर है दर्रा का पूरा चैप्टर हम मैप पर ही पढ़ाएंगे। हमारा आप लोग जो है, अगर मान लीजिए कंटिन्यू तो आप देख ही रहे हैं, अगर जो है तो मैप पर पढ़ने से क्या होता है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। तो हम दर्रा भी आपको मैप पर ही बताएंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि यांग्याप दर्रा से प्रवेश की ये नदी, और जब प्रवेश करती है तो इसका नाम जो होता है, यहाँ पर इसका स्थानीय नाम दिबांग हो जाता है। क्या नाम होता है, दिबांग। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या हुआ, दिबांग। यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। तीसरा नंबर अरुणाचल में क्या नाम हुआ, दिबांग या सिक्यांग। नाम बोल रहे हैं आप लोग, जो है ना, लेटर पर जैसी दिक्कत हो तो नाम समझिए। अरुणाचल में क्या नाम है, दिबांग या सिक्यांग। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि जो है ब्रह्मपुत्र का अरुणाचल में क्या नाम है, तो ब्रह्मपुत्र का अरुणाचल में क्या नाम है, दिबांग या सिक्यांग। अभी इसका नाम ब्रह्मपुत्र कहीं नहीं पड़ा है। ब्रह्मपुत्र नाम जब यह असम में प्रवेश करती है ना, असम में प्रवेश करती है तो सादिया के पास इसका नाम जो होता है ब्रह्मपुत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये नदी अरुणाचल में दिबांग या सिक्यांग से नाम से जानी गई। और यह नदी यहाँ पर देखिए, अब अरुणाचल के पहाड़ी इलाका को छोड़ करके मैदानी इलाका में आ गई। अब यहाँ पर मैदानी इलाका में आ गई, है ना, यहाँ पर मैदानी इलाका में आ गई। और यहाँ से क्या है, आपको जो है
यहाँ प्रवेश की असम में। आइए यहाँ देखते हैं असम में, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपको ये असम में प्रवेश की। अब यहाँ असम में जब ये प्रवेश की है तो असम में एक जगह है सादिया, है ना। क्या जगह है? सादिया। तो असम में सादिया के पास क्या होता है, यहाँ एक सादिया जगह है। यहाँ पर इससे कई नदियाँ मिलती है। पहला नंबर अरुणाचल से एक नदी, यहाँ पर अरुणाचल में ही एक जगह है मिसमी, यहाँ से एक नदी निकलती है लोहित, ठीक है। ऐसे दूसरा कलर से कर देते हैं, आप लोगों को आसानी होगा। लोहित, ये नदी कौन है? लोहित नदी है। यहाँ पर हम लिखेंगे लोहित नदी। और उसके पहले एक नदी और निकलती है लोहित से पहले, उस नदी का नाम है दिबांग या दिहांग। इसको यहाँ पर यांग या दर्रा फिर से लिख देते हैं। और ये हमारा जो नदी है इसको हम लोग कहते हैं दिहांग। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में एकदम आराम समझिए। देखिए होता क्या है, हम पहले ही बताए हैं कि पढ़ाई एक धैर्य की चीज़ होता है। अगर धैर्य आपके पास है और धैर्य से पढ़ रहे हैं, पूरी धैर्य से पढ़ रहे हैं और शांति कह सकते हैं, शांति चित्त से पढ़ रहे हैं, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो ये अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश में दो नदी है। आप ब्लैक से देख रहे होंगे, दो नदी है। पहली नदी का नाम हमने क्या लिखा? दिहांग, है ना। क्या नाम है? दिहांग। इसको दिबांग भी कहा जाता है, ठीक है। अब दिहांग, उसके बाद दूसरी नदी कौन है? तो लोहित नदी। कौन नदी? लोहित नदी। अब ये लोहित नदी और दिहांग नदी दोनों कहाँ मिलती है? असम में। देखिए निकलती कहाँ से है? वो अरुणाचल से। को नोट करना होगा तो नोट जरूर कर लीजिएगा। यानी दिबांग, दिहांग और लोहित दो नदी कहाँ से निकलती है? अरुणाचल से, है ना। अरुणाचल से। कहीं कहीं पे इसका नाम दिबांग ही मिलेगा, तो आप जो है उसको कंफ्यूजन नहीं रहिएगा, ठीक है। अब जो है ये नदी जो है, दोनों नदियाँ अरुणाचल से निकली। अरुणाचल में आपको पता होगा, जब पहाड़ी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, हमारा अरुणाचल में यहाँ पर मिसमी की पहाड़ियाँ है ना। अब पहाड़ी भी हम मैप पर ही पढ़ाएंगे। जितना जो है भारत की सभी पहाड़ी चोटियाँ हैं वो सब मैप पढ़ाएंगे, तो यहाँ मिसमी की चोटियाँ हैं। और यही मिसमी से कोई ना कोई नदी कहीं ना कहीं पहाड़ी से निकलता है। तो यही मिसमी की चोटी से, कौन चोटी से? मिसमी की चोटी से। तो उतना आप लोग डिटेल्स नहीं, थोड़ा सा डाल लीजिए। मिसमी की चोटी से कौन निकलता है? तो मिसमी की चोटी से दिहांग या दिबांग निकला। और लोहित नदी जो निकलती है वह ज्यालछू से निकलती है। ज्यालछू एक जो है पर्वत चोटी है, और उस पर्वत चोटी से ज्यालछू से कौन निकलती है? लोहित। और दोनों नदी कहाँ मिली? असम में। दोनों नदी असम में मिल गई। कहाँ पर? असम में सादिया के पास। चलिए तो इसको जरा सा हम लोग नोट करें, ऊपर लिख देते हैं। दिहांग एवं लोहित असम में आप पासी घाट कहिए, पासी घाट के पास मिलती है। यह सादिया जिला में पड़ता है ना। तब इस सम्मिलित धारा का नाम ब्रह्मपुत्र होता है।
देखिए हम लिख भी दिए हैं आपको परेशानी से बचने के लिए। दिहांग एवं लोहित जो अरुणाचल से निकली, दिहांग एवं लोहित दो नदी जो कहाँ से निकली, अरुणाचल से निकली, है ना, और असम में पासीघाट के पास मिलती है ना, असम में पासीघाट के पास मिलती है ना। किससे मिलती है, तो किससे मिलती है, तो दिबांग से। दिबांग किसका नाम है, तो वही ब्रह्मपुत्र का ही। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का क्या नाम होता है, दिबांग या सिक्यांग। दिबांग और दूसरा नाम क्या है, सिक्यांग, अरुणाचल प्रदेश। तो ये पासीघाट के पास मिलती है किससे, तो यहाँ भी नोट कर लीजिए, दिबांग या सिक्यांग। थोड़ा सा बोल ही देते हैं चूंकि मैप आपको जो है घिस हो जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगा। तो दिबांग या सिक्यांग सब मिल जाती है। कौन सा किलोमीटर हो रहा है, अब वहाँ मिलने के बाद तब इस सम्मिलित धारा का नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्र। तो आपको क्वेश्चंस में अभी कभी ऐसा आ जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र कहाँ होता है, तो असम में। और किन नदियों के मिलने के बाद, देखिए उसको भी ध्यान रखना है, किन नदी के मिलने के बाद, है ना। तो ऐसा नहीं समझिए कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स बता रहे हैं, ये जरूरी है जानना, ठीक है। तो किन नदियों के मिलने के बाद, तो वह लोहित और जो है दिबांग नदी के मिलने के बाद जो है दिबांग या सिक्यांग नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ पड़ा, असम में नाम पड़ा। और आपको पता होगा असम में, है ना, ऐसे असम में अरुणाचल में एक बोडो जनजाति है। अरुणाचल में एक बोडो जनजाति है। वह बोडो जनजाति इस नदी को, बोडो जनजाति जो है इस नदी को भुल्लंबुथुर कहते हैं। अब लिखना चाहिए तो इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसको भी जान लीजिए कि बोडो नदी, बोडो जनजाति है ना, जो असम में भी है अरुणाचल में भी है। तो बोडो जनजाति यानी ब्रह्मपुत्रा को कौन नाम से कहती है, भुल्लंबुथुर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम नोट करते हैं, बोडो जनजाति इसे किसे यानी ब्रह्मपुत्र को, यहाँ पर हम नोट भी करते हैं, ब्रह्मपुत्र को भुत्थर कहते हैं। देखिए ये सब आपको ऐसा नहीं है, सब सारी चीज़ ऑथेंटिक बता रहे हैं, इसलिए इसको भी नोट कर लेते चलिएगा। भुल्लंबुथुर कहते हैं कौन, बोडो जनजाति। अब आपको एक बात तो जान गए कि इसको नाम ब्रह्मपुत्रा कहाँ पड़ा, तो ब्रह्मपुत्रा नाम इसका कहाँ पड़ा, असम में। अब यहाँ पर आप एक नदी का नाम देख रहे होंगे, लोहित नदी। अभी लोहित नदी हाल फिलहाल में चर्चा का कारण बना है। चर्चा का कारण किस लिए बना है कि लोहित नदी पर कह सकते हैं भारत का सबसे लंबा नदी पुल बनाया गया है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका पुल, आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि हम इस पर लिखना संभव बहुत कम है। तो मैंने लोहित नदी पर, किस नदी पर, लोहित नदी पर जो है मतलब सबसे बड़ी नदी पुल बनाया गया है, भूपेन हजारिका पुल, है ना, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, है ना। और यह भारत की सबसे लंबी नदी पुल है ना। और किस नदी पर है, तो जो है लोहित नदी पर। इसे हम जो है ढोला सादिया पुल भी कहते हैं, ठीक है, ढोला सादिया पुल भी कहते हैं। तो नोट कर लीजिए, लोहित नदी पर भारत का सबसे बड़ा नदी पुल भूपेन हजारिका
पुल। दूसरा क्या नाम बताएं? दूसरा नाम आपका जो है ढोला सादिया। ढोला सादिया ये 915 मैंने कह सकते हैं 9.15 किलोमीटर लंबा है। अब जो है यह ढोला जो जगह है, ढोला अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, और सादिया जो है, सादिया जगह अभी बताए हैं असम में। तो कह सकते हैं अरुणाचल और जो है असम को जोड़ने वाली, पूर्वोत्तर भारत में दो राज्यों को जोड़ने वाले, पूर्वोत्तर भारत में यानी दो राज्यों को जोड़ने वाला यह सबसे बड़ा नदी पुल है। चलिए ढोला सादिया के बारे में जाने गए। और एक बात आप और भी जान लीजिए, चर्चा में थोड़ा बढ़ते ही चलते हैं। ये असम के माने असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, जो काजीरंगा जो जगह है वह जो है इसी नदी किनार पर, ब्रह्मपुत्र नदी किनार पर ही है। और काजीरंगा नेशनल पार्क में जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो नेशनल पार्क पढ़ाएंगे तो उसमें भी चर्चा करेंगे, फिर भी यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अब आइए, अब यहाँ पर ये नदी यहाँ से निकली, जब यहाँ सब चलेगी ब्रह्मपुत्र से, तो सादिया के पास यहाँ चलने के बाद होता क्या है, यहाँ देखिए पहले यहाँ समझ लीजिए, यह सादिया से बढ़ी और यहाँ एक जगह धुबड़ी, कौन जगह है? धुबड़ी। धुबड़ी, और धुबड़ी के पास यह मुड़ते हुए दक्षिण की ओर मुड़ते हुए, यह जो है धुबड़ी के पास दक्षिण की ओर मुड़ते हुए यहाँ पर आ जाइए, बांग्लादेश, कहाँ पर? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इसको जरा सा ऐसे कर दें। चलिए, तो यहाँ पर आपको जानना है कि यह बांग्लादेश में कहाँ से गुजरती है? तो धुबड़ी के निकट से यह जो है मोड़ लेते हुए दक्षिण टर्न घूमते हुए यह जो है बांग्लादेश से प्रवेश कर जाती है। और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। यहाँ समझिएगा, जमुना, क्या नाम हो जाता है? जमुना। अब आपको यह जानना है कि जमुना जब बांग्लादेश से प्रवेश की तो उससे पहले, है ना, होता क्या है कि यहाँ पर उत्तराखंड से एक नदी निकलती थी। इसको देखिए फिर से, अब आपको पता होगा ये उत्तराखंड है, और यहाँ से जो है, यहाँ से हमारी गंगा नदी तंत्र निकलती है। गंगा नदी तंत्र को हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपको गंगा नदी तंत्र का वीडियो देखना हो तो जैसा यह ब्रह्मपुत्र नदी को मैप पर पढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से हम गंगा नदी तंत्र भी पढ़ाए हैं। उसका भी मैंने 3-4 पार्ट्स है, आप जरूर जाकर उसको देखिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा। चलिए, अब यहाँ से गंगा नदी जो है निकलती है उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से, और यहाँ पर यह बांग्लादेश से प्रवेश करती है। तो यह बांग्लादेश प्रवेश करने से पहले 2 धारा में बढ़ जाती है। क्या धारा में? 2 धारा में। क्लियर देख रहे होंगे, 2 धारा में बढ़ जाती है। और एक धारा जो भागीरथी होती है ना, यह भागीरथी धारा ही बांग्लादेश से प्रवेश करती है। तो गंगा का कौन सी धारा? 2 यानी पश्चिम बंगाल में, सुन लीजिएगा, फरक्का के पास, पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास गंगा नदी 2 धारा में बढ़ती है। क्या धारा में? 2 धारा में। एक धारा हुगली कहलाती है और दूसरी धारा जो है, एक धारा हुगली कहलाती है और दूसरी धारा भागीरथी, है ना, भागीरथी। क्लियर? भागीरथी। अब ये जो नदी है, इसी नदी को, ठीक है, ये तो नाम सुन लीजिए, इसी नदी, यहीं पर नदी जो है, ये नदी बांग्लादेश प्रवेश करती है, इसका नाम पद्मा होता है। तो यहाँ पर गंगा नदी का बांग्लादेश में क्या नाम है? पद्मा। तो गंगा का नोट कर लेते हैं, गंगा का बांग्लादेश में नाम क्या है? पद्मा। चलिए, अब पद्मा और जमुना का मिलन होगा। चलिए, पद्मा और जमुना का मिलन करने से पहले
आपको फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पहला चीज़ देखिए, फिर से हम रिव्यू इसलिए कर रहे हैं कि ताकि फिर से आप देखिए, ए ब्रह्मपुत्र कैसे कैसे यहाँ आई, और इसके बाद नामचा बड़वा, नामचा बड़वा से यूटर्न ली, और एक कौन दर्रा है, यांग याप दर्रा, इसी से भारत प्रवेश की। और प्रवेश करने के बाद अरुणाचल में इसका नाम क्या होता है, अरुणाचल में नाम लिखाए हुए है इसका जो है दिबांग या सिकियांग नाम है, ब्रह्मपुत्र नाम अरुणाचल में नहीं है ना। और अरुणाचल के बाद असम में जब प्रवेश करती है तो असम में ही पासीघाट के पास दो नदियाँ इससे मिलती है। कौन कौन नदी मिलती है, एक दिहांग या दिबांग और दूसरा लोहित नदी। ये दोनों नदी मिल जाती है कहाँ पर, असम में पासीघाट के पास। और जब मिलती है तब इसका नाम जो है क्या कहलाता है, ब्रह्मपुत्र कहलाता है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी की जो है अपने धारा के साथ जो धुबड़ी के पास, कौन जगह है, धुबड़ी के पास है ना, धुबड़ी के पास जो है, धुबड़ी के पास दक्षिण की ओर घूमती हुई यह कहाँ पर, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पर, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और जब बांग्लादेश प्रवेश करती है तब इसका नाम क्या होता है, जमुना। क्या होता है, जमुना। तो आप कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में क्या नाम है, जमुना नाम है। तो यहाँ पर नंबर 2 में नोट कर लेंगे, ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम जमुना है। ठीक है, क्या है, जमुना है। अब ये जमुना और पद्मा दोनों मिल जाती है। देखिए ये जमुना आई और एक कौन है, जमुना आई, इधर से कौन आया, इधर से आया पद्मा। नोट कर देते हैं, पद्मा। इधर से कौन आया, पद्मा। अब जमुना और पद्मा दोनों का संगम हुआ, और जिस जगह पर जमुना और पद्मा मिलती है उस जगह का नाम है ग्वालुंडो है ना। इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम है ग्वालुंडो है ना, इस जगह का नाम है ग्वालुंडो। ठीक है, अब ग्वालुंडो जगह पर है ना, ग्वालुंडो जगह पर पद्मा और जमुना मिल जाती है और फिर इस धारा के साथ आगे बढ़ जाती है, संयुक्त धारा के साथ। अब इस आगे संयुक्त धारा के साथ बहती है और आगे चल करके यहाँ पर इस धारा के बाद जो है आप यहाँ पर देखिए, इससे एक नदी और आकर मिलती है। यहाँ पर हमारा अरुणाचल है, नागालैंड और मणिपुर की सीमा से। यहाँ आइए, यहाँ से एक नदी निकलती है, बराक। देखिए आप अगर सिर्फ हाथ के इशारा पर देखिएगा तो सारा चीज क्लियर होता रहेगा। ये तो जमुना बांग्लादेश प्रवेश की तो ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना, और गंगा नदी कौन नाम से, पद्मा नाम से। और दोनों कहाँ मिली, दोनों मिली कहाँ पर, ग्वालुंडो के पास। अगर आपको राइटिंग में माने छोटा भी लग रहा होता आप लिख सकते हैं ग्वालुंडो। तो ग्वालुंडो के पास मिल गई कौन, जमुना पद्मा। अब आगे जब ये दोनों मिल कर जाती है ना, अब संयुक्त धारा के नाम से आगे बढ़ती है, यानी पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। आगे जाने के बाद यह किससे मिल जाती है, तो मेघना से। एक कौन नदी है, मेघना नदी। अब मेघना नदी से मिल गई और इसका नाम पड़ जाता है, संयुक्त धारा का नाम हुआ मेघना। तो अंतिम समय मुहाना में ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा नदी की संयुक्त जलधारा किस नाम से गिरती है, तो मेघना नाम से गिरती है। कौन नाम से, मेघना नाम से। तो यहाँ पर तक आ गए। अब चलिए हम सहायक नदी पर चर्चा कर ले। सहायक नदी कौन कौन है, सो देखिए 2 सहायक नदी आप देख लिए। पहला चले इधर से आते हैं, ये तिब्बत क्षेत्र में कौन सहायक नदी है, रांगपो सहायक नदी। कौन सहायक नदी है, रांगपो है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है रांगपो सहायक नदी है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए भूटान में 2 नदी निकलती है, एक मानस और दूसरा संकोश। लिख देते हैं मानस नदी, और एक कौन है, संकोश। सारी नदियों को आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है।
अगर मैप को सिर्फ समझ गए तो समझिए आपको नदी को पूरा नदी समझ में आ गया। ठीक है, तो आप अगर मैप को समझ रहे होंगे, सिर्फ हाथ को देखिए, मेरा हाथ किस तरह से जो है चल रहा है, उस रास्ते अगर आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो भूटान से 2 नदी, एक मानस एक संकोश, ठीक है, और एक नदी यहाँ से जो निकलती है, यहाँ पर आप अरुणाचल के पास से इस नदी, यह नदी जो है तिब्बत चाइना क्षेत्र से निकलती है और इस नदी का नाम है सुबनसिरी। देखिए 3 नदी यहाँ पर नाम क्या दे दी है, सुबनसिरी, सुबनसिरी, ठीक है, सुबनसिरी। आपको राइटिंग प्रॉब्लम हो तो सुन लीजिएगा, सुबनसिरी, सुबनसिरी। यह जो है कहाँ से निकल रही है, तो तिब्बत चाइना क्षेत्र से निकलती है सुबनसिरी। तो आपको कॉन्सेप्ट पता है कि जो भी नदी तिब्बत चाइना क्षेत्र से निकलेगा प्रवृत्ति कहेंगे, तो सुबनसिरी भी एक प्रवृत्ति है। अब तिब्बत चाइना क्षेत्र से निकलती है सुबनसिरी, और ये भी किससे मिल गई, ये भी मिल गई आपको किससे, यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा से। ब्रह्मपुत्रा से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि असम में सब मिल रही है। देखिए ध्यान रखिएगा, जितनी भी नदियाँ मिल रही है अधिकतर कहाँ मिल रही है, असम में। क्लियर हो रहा है। अरुणाचल से भी 2 नदी निकली थी ना, एक लोहित एक दिबांग, और वो भी कहाँ मिली, असम में। इधर भूटान से भी 2 नदियाँ निकला, एक मानस एक संकोश, वो भी कहाँ मिला, असम में। सुबनसिरी भी कहाँ मिला, असम में। और इसी सुबनसिरी का 2 नाम है। जब पहाड़ी क्षेत्र में रहती है तो इसको सुबनसिरी कहा जाता है, गौर सुनिएगा। जब पहाड़ी क्षेत्र में रहता है तो सुबनसिरी कहा जाता है, और जब मैदानी क्षेत्र में आता है तो इसे जिया भड़ेली कहा जाता है। तो आप सुनते होंगे कहीं कहीं कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जिया भड़ेली, सुबनसिरी, नाम वही है। यानी पहाड़ी क्षेत्र में इसका नाम सुबनसिरी है, और जब मैदानी क्षेत्र में आता है तो क्या नाम होता है, जिया भड़ेली। आपको हम यहाँ पर पोस्ट ब्रैकेट में लिख भी देते हैं, जिया भड़ेली। चूँकि ज़्यादा मैप थोड़ा सा कचरा हो जाएगा, इसलिए हम कम प्रयास करते हैं लिखने का, आपको बोल देते हैं। सुबनसिरी का ही मैदानी भाग में क्या नाम है, जिया भड़ेली। अब देखिए, अब यहाँ पर ये सिक्किम है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब सिक्किम से एक नदी निकलती है तीस्ता, तीस्ता, और तीस्ता नदी भी जो है यहाँ पर जो है, यहाँ देखिए इससे मिल गई, किससे, तीस्ता नदी भी मिल जाती है जल्दापाड़ा के पास, जल्दापाड़ा के पास तीस्ता नदी भी, यह तीस्ता नदी है। नोट कर देते हैं, इस जगह का नाम हम आपको बता दिए थे, धुबड़ी। और यहाँ पर एक और नदी है तीस्ता, तीस्ता। आपसे क्वेश्चन अगर आएगा कि तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, तो सिक्किम से। और तीस्ता का एक सहायक नदी है रंगित या रंगा, तीस्ता का ही सहायक है जिसका नाम है रंगित या रंगा। देखिए हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछला बार जो है बिहार एसआई के क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है यह कि सिक्किम में बहने वाली नदी कौन है, तो वहाँ पर तीस्ता नाम नहीं दिया, तीस्ता नाम नहीं दिया था। तीस्ता के बदले दूसरा नाम उसकी सहायक नदी कौन था, रंगित या रंगा। तो जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट पूरा डीपली नहीं पढ़ते होंगे, कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़े, उनको तो दिमाग में कि अरे ये क्या पूछ दिया, हम तो कभी पढ़े ही नहीं, है ना, ये तो कभी तो सुने ही नहीं। तो आपको जब डीपली पढ़िएगा तो आप सब समझ जाइएगा, कुछ पूछो, है ना। एक कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात। आपको कंपटीशन के एग्जाम में अब वही करना होगा। कंपटीशन वाले अब नौकरी देते नहीं हैं, बल्कि कह सकते हैं नौकरी में नियुक्ति नहीं होती, छटनी होती है। आपको कैसे छांट दिया जाए, मतलब आपको छांटना है, आपको कैसे छांटेंगे और आपको उसमें प्रवेश करना है, यूँ समझिए, देहाती भाषा में कहे तो घुसना है। तो आपको कंपटीशन में आपको छांटा जा रहा है और आपको अपने आप पर योग्यता लाना होगा, अपनी एबिलिटी लाना होगा, अपनी क्षमता लाना होगा कि उस छटनी में भी आप जो है प्रवेश कर जाइए, आपको घुसना है। तो आपको हर एंगल से उसके सामने
कह सकते हैं एक योद्धा बनकर रहना होगा। वैसा योद्धा जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में लड़ने को तैयार हो, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे कैसा भी हो, योद्धा एकदम डट कर लड़ते रहता है। तो उसी लिए कहा जाता है ना, कि जो ये सही योद्धा होता है जीत उसकी होती है। तो आपको जो है एग्जाम में एक योद्धा बनना है। तो यहाँ पर आप जानना भी हो डीपली, आप ये ना समझिए कि सर इतना डीपली क्या है बता रहे हैं, क्योंकि इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बताने के बाद आपको क्वेश्चन ना छूटे। तो ये जो है रंगित या रंगा नदी है, जो तीस्ता की सहायक नदी है। और तीस्ता नदी भी किससे मिल गई? तो तीस्ता नदी भी मिल जाती है किससे? आपको जमुना से। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि जमुना नदी में सबसे पहले नदी मिलने वाले कौन है? तीस्ता। जमुना में, यानी जमुना किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का। तो जमुना ब्रह्मपुत्र का नाम है बांग्लादेश में। उससे पहले मिलने वाली नदी कौन है? तीस्ता। कहाँ पर? बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में तीस्ता मिल जाती है। और यह तीस्ता जल विवाद भी है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच, जो जल्दापाड़ा के पास जो है, मैंने यहाँ दोनों मिलती है, तो विवाद भी है। तो बाद में चलेंगे विवाद पर। दूसरा उसके बाद कौन मिलती है? पद्मा। और अंतिम में कौन मिलती है? मेघना। अब मेघना के बारे में थोड़ा सा जानिए। मेघना नदी कहाँ से निकलती है? तो यह नागालैंड और मणिपुर के सीमा से निकलती है ना। मेघना नदी नागालैंड और मणिपुर के सीमा से निकलती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, यह 2 धाराओं में पहले बट जाती है। इसको देखिए, 2 धाराओं में बट जाती है ना। देखिए आप आराम से समझिए इसको। यहाँ देखिए, अब ऐसा नहीं समझिएगा सर क्या बना दिए। देखिए यहाँ पर, यहाँ से नदी निकली और एक धारा नीचे चली आई, जिसको हम दक्षिण कह सकते हैं, दक्षिणी धारा, और एक धारा उत्तर चली गई, है ना, तो उत्तरी धारा। अब होता क्या है कि ये 2 नदी जो है, ये 2 धारा में बट गई। कौन धारा, कौन नदी? ये जो नदी है मणिपुर से निकली है, तो मेघना नाम, जब ये निकलती है तो इसका नाम बराक नदी होता है। नोट कर लीजिए, कौन नदी? बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, बराक नदी। कौन नदी है? बराक। अब बराक नदी नागालैंड और मणिपुर की सीमा से निकलती है और 2 धारा में बट जाती है। क्या धारा में? 2 धारा में। बराक नदी क्या धारा बटी? 2 धारा में। और 2 धारा में उत्तरी धारा का नाम जो है, बराक की उत्तरी धारा का नाम है सुरमा और दक्षिणी का नाम है कोसियारी। चलिए यहाँ पर नोट कर लेते हैं, है ना, इसको आप नोट कर लेंगे। यहाँ पर बराक नदी, ठीक है, उत्तरी धारा क्या बोलते हैं उसको? सुरमा। दक्षिणी कोसियारी। उत्तरी धारा को हम सुरमा बोलते हैं और दक्षिणी को कोसियारी। अब यही सुरमा, अब देखिए यही सुरमा नदी, उत्तरी जो सुरमा नदी है, यहीं पर सुरमा घाटी है। और सुरमा घाटी चाय की खेती के लिए बड़ा प्रसिद्ध है ना। बड़ी सुनते होंगे आप लोग, है ना, सुनते होंगे कि आंखों में जो एक सुर्ती डाला जाता था, सुरमा, लोग बहुत फिल्मों में आता, सुरमा भोपाली, है ना, बहुत अच्छा इसका रोल भी हुआ करता था। तो सुरमा नदी यह जो है बराक नदी की उत्तरी धारा ही है। बराक नदी की उत्तरी धारा कौन है? सुरमा। और बराक की दक्षिणी धारा का नाम क्या है? तो बराक नदी की दक्षिणी धारा का नाम है कौन? बराक नदी का दक्षिणी धारा का नाम है कोसियारी। और दोनों फिर संयुक्त हो जाती है, मिल जाती है ना। और यहाँ पर एक नारायणगंज है। कौन गंज? नारायणगंज। और यहाँ पर जहाँ मिलती है वह चांदपुरा है, चांदपुरा जिला जो बांग्लादेश में है। तो नारायणगंज से लेकर के, यहाँ नारायणगंज से लेकर के और चांदपुरा तक, यहाँ इसका नाम होता है मेघना। यानी बराक नदी का ही नाम क्या हो जाता है? मेघना। बात को समझे या फिर से रिपीट कर दे, बराक नदी का ही नाम क्या होता है? मेघना। आप समझिए, ये मणिपुर और नागालैंड के सीमा पर से कौन नदी निकली? बराक नदी। देखिए बराक नदी निकली और बराक नदी क्या धारा में बट गई? 2 धारा में। एक जो है ये दक्षिणी धारा है और एक उत्तरी धारा है। उत्तरी धारा को क्या बोलते हैं? सुरमा। और दक्षिणी धारा को कोसियारी। फिर दोनों जो है मिल जाता है, संयुक्त हो जाता है।
कहाँ पर, नारायणगंज के पास आसपास मिल जाते हैं। और उसके बाद यह नदी नारायणगंज से आगे बढ़ने पर असम में दोनों फिर मिल जाते हैं। और मिलने के बाद संयुक्त धारा फिर जो है बढ़ने लगती है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसका नाम क्या होता है, मेघना। तो बराक का ही बांग्लादेश में नाम क्या है, मेघना है। और मेघना अंतिम रूप से जो है ब्रह्मपुत्र की अंतिम रूप से मिल जा, अंतिम कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र के अंतिम रूप से अंतिम मुहाने पर मिलने वाली नदी कौन है, मेघना। और मेघना के नाम से ही ब्रह्मपुत्र बंगाल खाड़ी में डेल्टा बनाती है। तो यहाँ क्वेश्चन आएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी किस नदी के नाम से जो है डेल्टा बनाती है, तो वह है मेघना नाम से। और यहाँ पर सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, देखिए पद्मा, जमुना, मेघना सब मिल करके, अकेले ब्रह्मपुत्र डेल्टा नहीं बनाता है। इस डेल्टा में कौन कौन है, गंगा भी है पद्मा नाम से, जमुना है ब्रह्मपुत्र नाम से, मेघना है, तीस्ता है, और सब जलधारा मिल करके यह बनाता है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसीलिए एक अलग इसको माना गया, सुंदरवन का डेल्टा जो है सो कहा गया है। इस पर भी चर्चा करेंगे, बहुत बड़ा ये टॉपिक है। तो सुंदरवन का डेल्टा बनाता है, और सुंदरवन का डेल्टा जो बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा जो है डेल्टा है, नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। अब थोड़ा सा इस पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितना भी नदी आ रहा है वह सब कहाँ मिल रहा है, असम में। असम में आपको एक नदी और मिलता है ना, अभी 2-3 नदियाँ हैं। एक देखिए, एक नदी और निकलती है, वह नदी निकलती है कहाँ से, नागालैंड की पहाड़ी से। कहाँ से पहाड़ी से, नागालैंड है ना की पहाड़ी, यहाँ लिख देते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते होंगे, यहाँ नागालैंड की सीमा है। तो नागालैंड की कह सकते हैं पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उसका नाम है धनसिरी। क्या नाम है, धनसिरी, ठीक है। और धनसिरी भी असम में कहाँ मिल जाती है, सादिया के पास। अब आप देख रहे होंगे धनसिरी भी मिल गया, उधर से लोहित मिला, दिबांग मिला, है ना, मानस मिला, संकोश मिला, है ना, इधर से संकोश मिला, सुबनसिरी मिली, बहुत सारा नदियाँ, देखिए बहुत सारा नदियाँ। असम के पास तो नदियों का जाल हो जाता है। असम के पास देखा जाए तो असम के पास नदी का जाल हो गया। देखिए इधर नदी, इधर नदी, इधर नदी, जिधर देखिए उधर नदी नदी मिल रहा है। और सब किसे मिल रहा है, सब जो है ब्रह्मपुत्र नदी मिल रहा है। तो असम में नदियों का जाल हो जाता है, और इसीलिए वहाँ पर सब बहुत सारी नदियाँ आकर के मिल जाती है, इसीलिए वह नदी द्वारा सबसे बड़ा डेल्टा बनाया गया है ना। और उस डेल्टा को कहते हैं माजुली द्वीप। यहाँ टोटल को हम क्या बोलेंगे, माजुली, आपको हम लिख देते हैं इसी जगह थोड़ा सा, है ना। माजुली द्वीप नंबर 3 असम में ब्रह्मपुत्र एवं सहायक नदियों द्वारा विश्व का, सिर्फ भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाया गया है। क्वेश्चन आएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, तो माजुली द्वीप। और कहाँ है, असम में। कौन कौन नदी द्वारा बनाया गया है, तो सब क्लियर है। अब आपको जानते हैं यह पहला नदी द्वीप है जिसको जिला भी घोषित किया गया। तो विश्व का पहला नदी द्वीप है, इसे जिला भी घोषित किया गया, और यह जिला भी है, यह एक जिला भी है। कौन जिला, माजुली जिला। अब यहाँ पर जान गए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, माजुली है। और यहीं पर जो है माजुली द्वीप में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और साथ साथ आपको एक तरफ आपको बहुत सारा अभ्यारण्य भी है, एक तरफ काजीरंगा है ना, फिर दूसरे तरफ अन्य भी है। तो बहुत सारा वो सब जो है, हम जब अभ्यारण्य पढ़ाएंगे आपको पता होगा कि जो भी नेशनल पार्क होंगे, नेशनल पार्क में यदि राष्ट्रीय पार्क है या उद्यान है तो वहाँ पर कोई ना कोई नदी तो बहेगा, तभी तो वहाँ के जानवर पानी पिएंगे। इसीलिए काजीरंगा
किसके नदी किनारे पर है, काजीरंगा नदी के किनारे पर है। तो ये जो है, चलिए ये आज हमारा एक टॉपिक रहा ब्रह्मपुत्र नदी का। और ब्रह्मपुत्र नदी तट पर हमने लगभग चीज़ों को मैंने टच किया है और बहुत सारी चीज़ को, फिर भी आपको जो है कोई सारी इसमें फैक्ट नहीं है जो छूटा है ना। अगर आप एक बार रिकॉल करिएगा, अपने आप को इस चीज़ को देखिएगा तो आपको पूरा चीज़ याद हो जाएगा। आपको यहाँ पर हम क्लियर बता दिए कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल पर चीनी भाषा में उसका क्या नाम है, तो यालुंग है ना, यालुंग तसांगपो है ना, उसको जो है तिब्बत में क्या कहते हैं, तो तसांगपो या सांगपो है ना। रांगपो नदी के मिलने का उसका नाम क्या होता है, सांगपो। सांगपो का अर्थ क्या होता है, शोधक। अरुणाचल में उसका क्या नाम है, तो दिबांग या सिक्यांग। ब्रह्मपुत्र में ब्रह्मपुत्र नाम। और बोडो जनजाति द्वारा क्या कहा जाता है, तो भुल्लम भुथुर कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र का कह सकते हैं बांग्लादेश में क्या नाम है, तो जमुना नाम है। अंतिम किस नाम से वो डेल्टा बनाती है, तो मेघना नाम से बनाती है। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको जो है क्लियर हुए। और यहाँ सुरमा घाटी ये सब पर चर्चा हम कर चुके हैं। और कुछ ऐसी सहायक नदियाँ और भी है जिसको हम लोग यहाँ पर नहीं जाने, चूँकि अब बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे एक रैडक नदी है, जलधारा नदी है। तो यहाँ पर जलधारा जो है पश्चिम बंगाल के पास एक नदी है जल्दापाड़ा, उसी जलधारा नदी निकलती है। और यहीं से एक रैडक नदी निकलती है। तो हल्की हल्की छोटी छोटी नदियाँ हैं, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं किए थे। आज इस पर मुख्य नदियों पर और मुख्य के साथ सहायक नदियों पर हम लोग चर्चा किए हैं। और आपको थोड़ा सा एक बात और जाते जाते बता देते हैं, ये धुबड़ी जो है जो असम में पड़ता है, और सादिया ये भी असम में पड़ता है। सादिया से धुबड़ी तक आप देख रहे होंगे, सादिया से धुबड़ी तक हमारा सेकेंड नेशनल वाटर वे है, कह सकते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग दूसरा है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग दूसरा कौन है, तो वह सादिया से धुबड़ी तक। और आपको बराक नदी पर ही लखीमपुर खीरी सबसे छोटा राष्ट्रीय जल मार्ग बनाया गया है। तो सारे फैक्ट्स इस पर बता दिए हैं। लखीमपुर खीरी जल मार्ग जो सब भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जल मार्ग है, वो भी है यहाँ पर बनाया गया, इस पर है। और दूसरा जो हमारा दूसरा राष्ट्रीय जल मार्ग है वो कौन है, तो सादिया से धुबड़ी तक है ना। तो चलिए आज जो है, आज का जो ब्रह्मपुत्र नदी का सेशन है, आपको यह कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप और हमारा प्रयास हमेशा ही रहता है कि आपको हम अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट दें। और इस कारण इसी प्रयास में हम थोड़ा लंबा भी बताते हैं, थोड़ा डीपली बताते हैं। इससे क्या होगा कि आपको एग्जामिनेशन में कैसा भी क्वेश्चन आए, आपको अगर हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल पर जो भी शिक्षक है वह अपने माने कह सकते हैं बहुत ही अनुभवी हैं और बहुत ही योग्य है ना। तो आपको हम लोग को जो है हम लोग आपके इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और प्रयास हम लोग का है कि आप लोग को अच्छी से अच्छी महत्वपूर्ण सभी जानकारियाँ दिया जाए, जिससे आपको एग्जाम में किसी प्रकार क्वेश्चन नहीं छूटे। फिर भी प्रयास होता है, वह 100% नहीं होता है, लेकिन प्रयास अच्छा किया जाता है तो अच्छे प्रयास से ही जो है रिजल्ट का परिणाम बदलता है। तो अच्छा प्रयास ही आपकी रिजल्ट बनाती है। तो इसी शब्दों के साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। बहुत लंबा हो गया सर।